मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आज ये वीडियो बनाने का जो कारण है वो कारण ये है कि अपना झंडा अपने घर का महत्व बताना। सन 2016 में जब मैं तिहाड़ जेल से छूटकर आया तो हमारे समाज के अनेक संगठनों ने मुझे अपने अपने कार्यक्रमों में सम्मान करने के लिए बुलाना शुरू किया। पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि अफगानिस्तान से लाने के कारण, और जब मैं ऐसे कार्यक्रमों में गया तो मैंने देखा कि जो हमारे युवा हैं, किसी से भी पूछते थे तो कोई अपनी पढ़ाई के लिए ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है बताता था, किंतु जब नौकरी का नाम लिया तो नौकरी के नाम पे या तो बेरोजगार या फिर कोई बेचारा बम्बई में टैक्सी चलाता है, कोई दिल्ली में जो है चौकीदारी का काम करता है, कोई गुड़गांव में दरबान का काम करता है। तो मन में बहुत कष्ट हुआ और विचार किया कि ऐसा क्यों है। जब ये इतनी अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करते हैं, माता पिता इनकी फीस जमा करते हैं धन कमाकर ईमानदारी से, तो ऐसा क्यों है कि लगातार समाज के बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। फिर सन 2016 में ही हमने एक मुद्दे को लेकर समाज को जागरूक किया। पद्मावती फिल्म को लेकर हम लोग गए समाज के बीच में। पूरे देश के जितने भी सामाजिक संगठन थे उन्होंने प्रयास किया। कई हजारों बच्चों के ऊपर मुकदमे लगे और प्रयास किया कि फिल्म ना चले, किंतु फिर भी फिल्म जो है वो चल गई। फिर उसके बाद एक SC/ST कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट के केंद्र सरकार ने बनाया। पूरे समाज ने प्रयास किया, सड़कों पर प्रदर्शन करे कि ये जो अन्यायपूर्ण कानून है ये ना बने, किंतु वो कानून भी बन गया। उसके लिए हमने भी बहुत प्रयास किया। सहारनपुर से लेके आगरा तक एक यात्रा निकाली और गाजियाबाद में जब 16 दिसंबर 2018 को उसका समापन किया तो लाखों लोगों ने वहां पर जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, किंतु हम कानून वापस नहीं करा पाए। तो मेरे मन में ये विचार आया कि क्या कारण है कि सामाजिक रूप से पूरे समाज के सड़क पर उतरने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी हम सिर्फ मुद्दों को उठा पाते हैं लेकिन ये सॉल्व नहीं होते। इसका कोई रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आता, सिर्फ जागरूक करने के अलावा। तो जब मन में विचार किया कि ऐसा क्यों होता है, तो वो विचार रखने के लिए आज मैं आपके बीच में हूं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हमारा कोई अपना झंडा नहीं है। 1947 से पहले और 1947 के बाद की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरह के तंत्र रहे हैं। 1947 से पहले का राजतंत्र और 1947 के बाद का लोकतंत्र। जब राजतंत्र था तो हमारे समाज के करीब करीब सभी झंडे हमारे समाज के ही थे और उस पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद था। हमारे दलित, हमारे पिछड़े भाइयों का जो है उसमें सहयोग था और उसी को ही राम राज्य बोलते थे। सभी के साथ न्याय करते हुए वह लोग सभी के अधिकारों की रक्षा करते थे। लेकिन 1947 के बाद हमने कोई अपना झंडा नहीं बनाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि समाज में लगातार असमानता और लगातार जो है झंझटबाजी जो है आए दिन क्रिएट हो रही है। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या झंडा झंडा ये किए जा रहे हैं, तो आप इस पर खुद विचार कीजिएगा कि झंडा ना होने के कारण कितना बड़ा जो है हमारे साथ लगातार भेदभाव किया जाता है। देखिए, क्योंकि देश के अंदर अगर हम आज बात करें तो सभी लोगों का मुझे लगता है कि ये मानना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की आज देश में सरकार है। किंतु मेरा प्रश्न ये है आपसे कि अगर भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो फिर इसमें रामविलास पासवान जी मंत्री क्यों थे, इसमें रामदास अठावले जी मंत्री क्यों हैं? क्योंकि हम सबको मालूम है कि जिसकी सरकार होती है उसी पार्टी के लोगों को मंत्री बनाया जाता है। तो रामविलास पासवान जी तो भाजपा के नेता नहीं थे, रामदास अठावले जी भाजपा के नेता नहीं है, तो फिर वो मंत्री क्यों थे? वह मंत्री इसलिए थे क्योंकि सरकार जो है वो भाजपा की नहीं है, सरकार है गठबंधन की और उस गठबंधन का नाम है NDA। अब इस NDA का मतलब क्या है? जो हमारे सुख दुख का फैसला करती है, जिसको हम भारत की सरकार बोलते हैं। तो इस NDA का मतलब है कि सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी झंडों के रूप में, सहयोगी दलों के रूप में हमारे बिहार से पासवान भाइयों की लोजपा,
बिहार से ही हमारे कुर्मी भाइयों का जेडीयू, उत्तर प्रदेश से हमारे निषाद जाति के भाइयों की निषाद पार्टी, उत्तर प्रदेश से ही हमारे पटेल समाज का अपना दल, हरियाणा से हमारे जाट भाइयों की जेजेपी, राजस्थान से हमारे जाट भाइयों की दूसरी आरएलपी, पंजाब से हमारे सिख भाइयों का अकाली दल और महाराष्ट्र से हमारे रामदास अठावले जी के नेतृत्व में रिपब्लिकन पार्टी। और ऐसे करके 48 अलग अलग जातियों और धर्मों ने जो अपनी अपनी पार्टियां बनाई हुई हैं, झंडे बनाए हुए हैं, उन सबके गठबंधन को हम एनडीए की सरकार बोलते हैं, जो करीब 6.5 साल से देश की सत्ता पर आसीन है। उससे पहले कौन था? उससे पहले था यूपीए। यूपीए का मतलब क्या था? जो 10 साल तक था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में। उसका मतलब था कि कांग्रेस के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से हमारे यादव समाज के भाइयों की समाजवादी, उत्तर प्रदेश से ही हमारे दलित समाज की बसपा, बिहार से हमारे यादव समाज भाइयों की दूसरी आरजेडी, उत्तर प्रदेश से हमारे जाट भाइयों की आरएलडी, हरियाणा से हमारे जाट भाइयों की इनेलो, जम्मू कश्मीर से हमारे मुस्लिम भाइयों की पीडीपी, महाराष्ट्र से हमारे मराठा भाइयों की एनसीपी। और ऐसे करके 58 अलग अलग जाति धर्म के लोगों ने जो अपनी अपनी पार्टी झंडे बनाए हुए हैं, उन सबके गठबंधन को हम यूपीए की सरकार बोलते थे। उससे पहले कौन था? उससे पहले फिर एनडीए था अटल बिहारी जी वाजपेयी के नेतृत्व में। उसमें भी करीब जो है 68 या 70 के आसपास राजनीतिक दल शामिल थे। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि चाहे आज की ये एनडीए की सरकार हो या पीछे यूपीए की हो या उससे पहले एनडीए की हो, क्या इसमें कोई ऐसा भी झंडा है, क्या कोई ऐसा भी दल है कांग्रेस और भाजपा को छोड़ के जो राष्ट्रीय दल हैं, क्या ये क्षेत्रीय दलों में से कोई ऐसा है जिसका नाम सुनकर स्वर्ण जाति के मन में ये विचार आए कि ये हमारा है? मुझे विश्वास है कि आपके मन में सीधा आया होगा कि कोई नहीं है। तो अब कोई नहीं है, किंतु हमारा समाज किसी ना किसी राजनीतिक दल को सत्ता पर बैठाता है अपना वोट देकर, समर्थन देकर। तो मुख्य रूप से हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाने में बहुत बड़ा सहयोग है। अब आप लोग ऐसा करते हैं तो मैं ये तो बोल नहीं सकता हूं कि भाई आप गलत हैं। मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे युवा हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, तो कुछ सोच के करते होंगे। मोदी जी देश का, धर्म का काम करते हैं, ये सोचते होंगे। तो मोदी जी अच्छे आदमी है, ऐसा भी आपके मन में विचार आता होगा। अब क्योंकि आप लोग ऐसा सोचते हैं तो मैं भी ऐसा सोच लेता हूं कि भाई मोदी जी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही मैं ऐसा सोचता हूं तो मेरे मन में फिर क्वेश्चन आता है कि अगर मोदी जी बहुत अच्छे हैं तो फिर क्या कारण है कि हमारे खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट के SC/ST कानून पास हो जाता है? क्यों हमारे बच्चे लगातार बेरोजगार हो रहे हैं? क्यों डंडे मार मार के हमारे समाज की इमेज को खराब करने के लिए जो है पद्मावती जैसी फिल्म बनाई और चलवा दी जाती है? तो जब मैं ये विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये रियलिटी है तो इस पर विचार होना चाहिए ना। तो हम विचार करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और यही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, क्योंकि कि आप मोदी जी को, भाजपा को अच्छा मानते हैं तो मैं भी उनको अच्छा मान लेता हूं। तो अब मोदी जी के मन में मान लीजिए उदाहरण के रूप में ये विचार आया कि भाई ये जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी मेरी पार्टी को वोट देते हैं, मुझे भी प्रधानमंत्री बनाने में बहुत बड़ा सहयोग है इनका, तो क्यों ना मैं इनके बच्चों को नौकरी नहीं दे पा रहा हूं तो 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देकर इनके लिए कानून बना देता हूं, इनका भी कुछ भला हो जाएगा। तो जब मोदी जी के मन में ये विचार आया तो मोदी जी ने अपने जो सचिव हैं उनको बुलाया और कहा कि भाई आप जो है अपने ये बेरोजगारी भत्ता देने के लिए फाइल जो है वो आप तैयार कीजिए। उसके बाद 2-3 दिन के बाद मोदी जी के मन में फिर विचार आया कि जो पाकिस्तान, चाइना है, हमारे देश को आए दिन बहुत परेशान करता है, तो क्यों ना हम पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 25 फाइटर प्लेन राफेल के और खरीद लें। तो मोदी जी ने सचिव को फिर बुलाया और कहा भाई 25 फाइटर प्लेन खरीदने के लिए भी आप फाइल तैयार करो। 2-3 महीने बाद जब ये फाइल तैयार हो गई और मोदी जी के मेज पर आई तो अभी तक तो ये फाइल है, कागज का टुकड़ा है। ये कानून में कैसे बदलेगी? कानून में बदलेगी जब इस पर ऑथराइज्ड पर्सन के साइन होंगे। तो साइन हो इस पर और ये कानून बने, उसके लिए क्योंकि सरकार किसकी है? सरकार है एनडीए की।
तो सरकार एनडीए की है, तो मोदी जी को जो अपने सहयोगी दल हैं एनडीए के, उनसे इस फाइलों के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, जिसके लिए उनको मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो मोदी जी ने जो 48 पार्टियां हैं अपनी एनडीए की, उन सबकी मीटिंग बुला ली चर्चा करने के लिए इन फाइलों पे। और वो लोग सामने बैठ गए और मोदी जी इधर बैठ गए जहां मैं बैठा हूं, मेरे बगल में राजनाथ सिंह जी बैठ गए, दूसरी तरफ योगी जी बैठ गए। आपने ऐसी तस्वीरें आए दिन टीवी में और अखबारों में देखते होंगे कि एनडीए की मीटिंग हुई। तो ये मीटिंग शुरू हुई, मोदी जी ने पहली फाइल उठाई और कहा कि देश की सुरक्षा के लिए हम 25 फाइटर प्लेन खरीदने का विचार कर रहे हैं। तो सभी ने ऐसे मेज थपथपाई, ताली बजाई और कहा मोदी जी खरीदिए, हम आपके साथ हैं। उसके बाद मोदी जी ने दूसरी फाइल उठाई और कहा कि हम 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता स्वर्णों के बच्चों को देने का विचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले वहां बैठे पासवान साहब ने कहा कि मोदी जी ये फाइल तो हम पास नहीं होने देंगे। उसके बाद जेडीयू का प्रतिनिधि बोला मोदी जी ये तो नहीं होने देंगे। उसके बाद निषाद पार्टी का प्रतिनिधि बोला मोदी जी ये कानून नहीं बनने देंगे। उसके बाद अपना दल वाला बोला, उसके बाद जेजेपी, उसके बाद आरएलपी, उसके बाद अकाली दल, उसके बाद रामदास अठावले जी, और एक एक करके सभी एनडीए के घटक दलों ने कहा कि मोदी जी अगर स्वर्णों के बच्चों को 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया तो हम एनडीए से समर्थन वापस ले लेंगे, सरकार को घेर देंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मोदी जी अपनी सरकार को बचाएंगे या फिर जो है आपके बच्चों को 5,000 रुपये देंगे। सीधी सी बात है, सरकार बचाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो मोदी जी के बगल में बैठे हुए राजनाथ सिंह जी हैं या जो योगी जी हैं, ये मोदी जी का हाथ पकड़ के नीचे कर देंगे और कहेंगे मोदी जी सरकार को गिरने दीजिए, हम राजपूतों के नेता कहलाए जाते हैं और 5,000 रुपये हम स्वर्णों को दिलवा कर ही मानेंगे। तो ये मोदी जी के साथ मिलकर सरकार बचाएंगे या सरकार गिरने देंगे और 5,000 रुपये दिलवा के ही मानेंगे? इसका उत्तर भी मुझे लगता है सभी को मालूम है कि ये भी मोदी जी के साथ मिलकर सरकार बनाने में ही लग जाएंगे। तो अब पहला प्रश्न है कि ये जो 48 एनडीए के घटक दल हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है? इन्होंने क्यों आपके बच्चों को 5,000 रुपये देने से वंचित किया? तो आंसर ये है कि जब आप अपने मन में विचार करेंगे, क्या उनमें से कोई आपका राजनीतिक दल है कोई जिसके लिए आपके मन में अच्छे विचार हो? तो उसका उत्तर था नहीं, आपका उनसे कोई लेना देना नहीं था। तो ऐसे ही उनका भी आपसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी, अपना झंडा इसलिए बनाया है अपनी जाति विशेष की तरक्की के लिए। आप वोटर हैं भाजपा के, मोदी जी के, और भाजपा और मोदी जी में इतना दम नहीं है कि ये आपको उन 48 अपने घटक दलों की ब्लैकमेलिंग से बचा ले, इसीलिए आपको कुछ मिलता नहीं। अब प्रश्न ये है कि भाई हम इससे कैसे निजात पाए, हम क्या करें कि हमारे भी बच्चों के अधिकार मिले? तो इसके दो तरीके हैं। इसका पहला तरीका है कि हम सब लोग मिलकर मोदी जी को इतना ताकतवर बना दें, इतना भारी बहुमत दें कि उनको इन 48 घटक दलों की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा आपने कर दिया, आपने भारी बहुमत दिया, 300 से ज्यादा सीटें, चाहे केंद्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, दोनों ही जगह पर आपने भारी बहुमत दिया। और लेकिन उसके बावजूद भी इनमें से ये जो घटक दल हैं, इनको हटा देना या फिर इनकी गिनती कम कर देना तो बहुत दूर की बात है। ये लोग आपके वोटों की कोई वैल्यू ना समझते हुए इसमें लगातार बढ़ोतरी किए जा रहे हैं। कैसे? अभी जब 4-5 महीना पहले बिहार में चुनाव हुए तो भाजपा ने माझी समाज की हम पार्टी को अपना 47वां दामाद बनाया और जो मल्लाह समाज की वीआईपी पार्टी है उसको जो है अपना 48वां दामाद बनाया। यानी कि पहले वहां पर 46 थे, अब 48 आपके अधिकारों को छीनने के लिए इन्होंने अपने साथ बैठा लिए। तो ये सोच कि भाई इनको मजबूत बना देंगे तो ये इस एनडीए को खत्म करके सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी की सरकार बना देंगे, तो ऐसा तो संभव नहीं है। हो सकता है अगली 2022 में उत्तर प्रदेश में इनको जरूरत पड़े तो अपना 49वां दामाद जो है ओवैसी को बना लें, क्योंकि इनको तो सत्ता का सुख भोगना है, सत्ता हासिल करनी है। तो कोई वो तो है नहीं कि भाई कोई विचारधारा हो। अब बात ये आती है कि ये चीज जब सक्सेस नहीं हो रही है तो हम क्या करें? तो इसका दूसरा तरीका ये है कि जहां पे ये 48 पार्टियों के प्रतिनिधि बैठे हैं, हम भी उन 48 की तरह अपना झंडा बनाएं और 49वां वहां जाकर बैठ जाएं। और जब मोदी जी कहें कि हम देश की सुरक्षा के लिए 25 राफेल विमान खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो हमारा प्रतिनिधि कहे
कि मोदी जी 25 क्यों? हम तो जो है हमारे पूर्वजों ने तो देश के लिए अपना खून बहाया है। आप 25 की क्या बात करते हैं? आप देश की बात कर रहे हैं। आप 50 खरीदिए, हम आपके साथ हैं। जब मोदी जी कहें कि हम 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता स्वर्णों को बच्चों को देने का विचार कर रहे हैं, तो आपका प्रतिनिधि कहे कि मोदी जी 5,000 नहीं 10,000 दीजिए, और आप हमारे दलित और पिछड़े समाज के भाइयों को बच्चों को भी दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि हम वहां पर 49वां झंडा बनाकर इसलिए नहीं बैठे कि उनको कुछ मत दो, उनकी तरह वहां पर विरोध करने के लिए नहीं बैठे। हम तो वहां पर मजबूरी में इसलिए बैठे हैं कि जब वो 48 हमारे बच्चों के अधिकारों को सांप बन के डसने का प्रयास करें, तो हमारा जो प्रतिनिधि है उनको लाठी से उनके फन को शांत करे और कहे कि भाई तुम भी लो और हमें भी अपना अधिकार को लेने दो। जब मोदी जी कहें ऐसी मीटिंग में जब कि हम 10 दिन के बाद राम जी का मंदिर बनाएंगे, तो आपका प्रतिनिधि कहे मोदी जी 10 दिन बाद क्यों, आप अभी बना लीजिए, हम आपके साथ हैं। जब मोदी जी कहें कि हम 1 हफ्ते बाद पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तो आपका प्रतिनिधि कहे मोदी जी इस दुष्ट पाकिस्तान को अभी खत्म कीजिए, 1 हफ्ते बाद क्यों? तो अभी तक हमारा समाज जो मोदी जी या भाजपा को सिर्फ इसलिए वोट देता है कि वो देश की धर्म की बात करते हैं, तो जब आप अपने झंडे के साथ वहां बैठेंगे तो आपने देश का भी काम कराया, धर्म का भी काम कराया, और अपने बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करते हुए उनके अधिकारों को लिया, 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता भी प्राप्त किया। अगर ऐसा झंडा हमारा होता जब SC/ST कानून को लेकर देश में आंदोलन हो रहा था और पासवान जी और रामदास अठावले जी और सबने दबाव डालकर धमकी देकर NDA से समर्थन के वापस की ये कानून जबरदस्ती बनवा दिया था, अगर हमारा प्रतिनिधि भी वहां पे होता अपने झंडे के साथ, तो ये कानून कतई भी पास नहीं होता। तो उल्टे सीधे कानून और हमारे समाज की इमेज खराब ना हो, इसलिए अपने झंडे के साथ हमें वहां बैठना जरूरी है। कई लोग बोलते हैं कि झंडा बनाने की क्या जरूरत है, इससे तो हिंदू कमजोर हो जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो हमारे यादव समाज के भाई हैं, जो हमारे पटेल हैं, जो हमारे कुर्मी हैं, जो हमारे निषाद हैं, जो हमारे जाट हैं, जो हमारे मराठा हैं, ये सब हिंदू ही है ना? इन्होंने भी तो अपने राजनीतिक दल बना रखे हैं, तो इससे क्या हिंदू कमजोर हो गया? कोई लोग कहते हैं कि जी इससे तो जो है देश में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये प्रॉब्लम आ जाएगी, इससे धर्म या देश कमजोर होता है, तो फिर मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इन 48 पार्टियों को अपना दामाद बना के क्यों रखा हुआ है? आप जो है इनको NDA से धक्के मार के बाहर निकालो। आपके पास तो पूरा तरह से समर्थन है, चाहे केंद्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, तो आपको इनकी क्या जरूरत है? लेकिन आप जानबूझकर इनको फंडिंग करके इसको मजबूत करने में लगे हुए हैं, इस मिशन को, कि दलितों की और पिछड़े समाज से संबंधित अनेक राजनीतिक दल आए दिन आप लोग बनवाते हैं, जिससे कि स्वर्णों के अधिकारों को जबरदस्ती छीन लिया जाए। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब हमने भी अपना झंडा बनाया है, जिसका नाम है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य, और जिसका चुनाव निशान है चारपाई, RJP सत्य। मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपको ये विचार ठीक लगा हो कि हम अपने झंडे के साथ वहां पे बैठे, चाहे ये 48 हैं तो 49वां वहां बैठे, और जब UPA था वहां 58 थे तो वहां 59 बनकर बैठे, 59वां बैठे। जब देश की बात हो रही हो तो चाहे UPA हो चाहे NDA हो, हम उसके समर्थन में रहें। और जब हमारे जाति विशेष को लेकर कानून बन रहे हो, हमारे साथ जो है अन्याय हो रहा हो, तो वहां पर हम अपनी आवाज बुलंद करें अपने झंडे के मार्फत। ये हमारा जो है मिशन है। और क्योंकि ऐसी मीटिंग में चाहे NDA की हो चाहे सर्वदलीय बैठक हो, हमारे सामाजिक संगठनों को वहां पर मौका नहीं मिलता है, इसीलिए हमारी बात को वहां पर कोई नहीं रख पाता। इसीलिए हमने ये राजनीतिक झंडा बनाया है, जिससे समाज के बच्चों का उपकार हो, उनको न्याय मिले और सभी जाति सभी धर्मों का अच्छा हो। क्योंकि इस झंडे को बनाने का जो मकसद भी है और जो इसका एक लाइन है वो ये है कि ना किसी जाति धर्म के अधिकार को छीनेंगे और ना किसी को अपने अधिकार को छीनने देंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य, जिंदाबाद। नमस्कार।